मैं प्रोफेसर राजीव दीक्षित जी, कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह सी एलीट के विषय में अपने विचार साझा करें। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी और प्रतापी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उज्जैन शहर के माननीय विधायक अनिल कालूखेड़ा जी और अन्य अतिथिगण, हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आप सभी लोगों को का स्वागत करता हूं इस अवसर में। और थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं इस सेंटर की, इस सैटेलाइट कैंपस की। मुझको याद आता है 30 सितंबर 2021 एक कार्यक्रम था, यहीं पास में तारामंडल है उज्जैन का, वहां पे साइंस पार्क का उद्घाटन था। उस साइंस पार्क के उद्घाटन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मैंने सुनी। एक, हमने हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी ने बोला था कि उज्जैन काल की गणना का एकमात्र केंद्र है, बहुत प्रमाणिक केंद्र है इस विश्व में। तो उन्होंने एक चीज और बताई कि कोई भी एक केंद्र हो नहीं सकता, यदि कोई गोलाकार वस्तु है तो उसके ठीक अपोजिट एक और केंद्र होगा, और वो दूसरा केंद्र प्रशांत महासागर में है। इसलिए उज्जैन काल की गणना का एकमात्र प्रमाणिक केंद्र है। दूसरी चीज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में बोली थी कि उज्जैन शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ऋषि सांदीपनि ने भी माना। उनका आश्रम था गंगा के तट पे, किंतु आतताई किसी राजा ने उनको परेशान किया तो उन्होंने आश्रय उज्जैन में लिया। तो उज्जैन की एक ज्ञान की परंपरा है, शिक्षा की परंपरा है। और ये बातें सुनकर के जब हम इंदौर जा रहे थे तो नानाखेड़ा का जो टर्न है वहां से हमने जैसे ही टर्न लिया इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, तो मेरे साथ मेरे छोटे भाई डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा IIT इंदौर के हमारे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस की स्थापना की जा सकती है। मैंने उनसे थोड़ा सा और विस्तार से समझा उस बात को, और हमने तत्काल उसी रोड से माननीय मोहन जी को फोन लगाया। और आप लोग सभी उनका स्वभाव जानते हैं कि जब वो किसी चीज में विश्वास करते हैं अपने साथियों पे तो पूरा विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको आप आगे बढ़ाइए, और हम लोग जल्दी 10-15 दिन के अंदर एक DPR बना करके लाए। IIT के दल ने यहाँ पे भ्रमण किया और एक DPR हम लोगों ने बनाया। किंतु इसी बीच में IIT के नए निदेशक डॉक्टर सुहास जोशी जी यहाँ पे आए। उन्होंने एक मॉडल एक और दूसरा एक DPR बना के दिया, किंतु उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में किस प्रकार से साझेदारी हो। तीसरा एक मॉडल जो डेवलप किया, जिसका कि आज हम लोग औपचारिक उद्घाटन देख रहे हैं। तो इस शुभ अवसर पर, जिसकी शुरुआत उज्जैन में हो गई IIT कैंपस की, मैं हृदय से बहुत आभारी हूं। और ये जो परिसर, जो पहले इसका जो बाहरी क्षेत्र है, हम लोग जब विद्यार्थी थे तब देखते थे बबूल के पेड़ वगैरह हुआ करते थे, अब एक शानदार रिसर्च सेंटर यहाँ पे स्थापित होंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। माननीय, आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करें। बाबा महाकाल की नगरी और महाशिवरात्रि का पर्व, मेरे साथ सभी मिलके बोले जय श्री महाकाल। बोले महाकाल महाराज की। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारे भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी शिक्षा मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र, सुयोग्य नेता और बहुत जवाबदार तरीके से अपने विभाग का संचालन कर रहे हैं, और जिनका उज्जैन से उतना ही प्रेम है जितना मेरा भी उज्जैन से प्रेम है, ऐसे हमारे मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। हमारा अपना आज का इस कैंपस का शुभारंभ विक्रमोत्सव का एक हिस्सा है।
और विक्रमोत्सव का हिस्सा होने के नाते से मैं एक और आनंद महसूस कर रहा हूं। इस कार्यक्रम की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 29 फरवरी को की गई थी। उज्जैन के उस आयोजन को जब दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। काल गणना का वो केंद्र जिसकी हजारों हजार साल से पहचान रही है, ऐसे में अभी हम ग्रीनविच से अपना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम की बात भी करते हैं, लेकिन वैदिक घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम अभी ये रिसर्च की बात है। लेकिन ऐसे मामलों को लेकर भी एक IITN कानपुर ने अपना एक ऐप बनाया और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे सबकी गणना करने के लिए भारतीय दृष्टिकोण क्या हो सकता है, भारतीयता से कैसे सोचा जा सकता है, यह अद्भुत प्रयोग हुआ और आज हमने देखा कि वैदिक घड़ी बनकर के सबके बीच तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के उस शुभारंभ का। और अभी 4-6 दिन की बात है, मोदी जी ने शुरुआत की उज्जैन का वो मान बढ़ाने की, जिसके कारण से हजारों हजार साल से उज्जैन का अलग दुनिया में मान सम्मान पुराने समय था, लेकिन आधुनिक काल में वो मान सम्मान पुनर्स्थापित हो, मध्य प्रदेश का मान पुनर्स्थापित हो। और केवल मध्य प्रदेश का नहीं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में हमारी वो ज्ञान की ध्वजा फिर लहराने लगे। इसलिए ये बड़ा निर्णय किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज उसका अगला पड़ाव आया है। उज्जैन में खगोल विज्ञान की दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के मौजूदगी में। जोरदार अभिनंदन माननीय धर्मेंद्र जी का इस नाते से भी। मंच पर विराजमान मेरे साथ माननीय धर्मेंद्र जी के अतिरिक्त हमारे अपने वरिष्ठ नेता उज्जैन उत्तर के विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, SCS हमारे मनु श्रीवास्तव जी। इस अवसर पर हमारे अपने IIT के सभी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करें इस कॉलेज के प्राचार्य सहित, और आप सब आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, प्राध्यापक बंधुओं। मैं खास करके जैसे शिवरात्रि की मैंने बात कही है, यह अलग बात है कि काल के प्रवाह में हमारे अपने ऐसे कई रहस्यों का समय के साथ उद्घाटित होते जा रहा है और दुनिया उसको मानती जा रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सदैव नित्य नूतन नवीन जो होता है उसमें सबका हमारा अपना मन और अपनी संस्कृति उसको पुष्पित पल्लवित करती है, उसको प्रोत्साहन देती है। और काल के प्रवाह में हम तो इतना आगे सोचने वाले हैं, जिनको मानना हो माने, जिनको न मानना न माने, लेकिन काल के प्रवाह में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का आज जो है वह अंततः कोई न कोई दिन इसका समापन होगा, प्रलय होगा। तो जब प्रलय होगा तो फिर उद्भव भी होगा, और प्रलय और उद्भव के बीच में हर एक काल गणना का समय उसका नियत है, वो समय कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में समय के साथ जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सब कुछ नष्ट होगा, जब नष्ट होगा तो फिर उद्भव होगा। आध्यात्म की दृष्टि से माना जाता है कि जब ये सब कुछ नष्ट होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो हमारा वो दिन होगा जिसमें ब्रह्मांड की समाप्ति के साथ ब्रह्मा जी की नींद लगेगी, वो आराम करेंगे, वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन वो रात्रि विश्राम कब तक होगा, कितने समय के लिए होगा? वो उनकी नींद निकलेगी रात की तो लगभग 84 लाख हजार साल पहले की बात होगी। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा की आंख का खुलेगा तो दोबारा हमारी दिन की शुरुआत होगी। ब्रह्मा को जगाने का अगर कोई काम करेंगे वो महाकाल करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से वो चेतना आती है इस सृष्टि में, ऐसा माना जाता है, क्योंकि शिव ही सृष्टि के हमारे प्रदाता भी है और संहारक भी है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में आज का दिन शिवरात्रि का दो तरह से माना जाता है। कुछ लोग आज के दिन भगवान शिव के प्राकट्य का दिन भी मानते हैं,
दुनिया में निराकार इस सृष्टि जगत में एक अद्वितीय चेतना, कोई चराचर अजर अमर एक चेतना है, जिस चेतना से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और उस संचालन करने वाली ताकत को ढूंढने के लिए आधुनिक विज्ञान अपने ढंग से लगता है। वो आज कुछ पाता है, कल वो लगता है कि बस यही हो गया, उससे आगे भी फिर कुछ और मिलता है। फिर वो लगता है कि यही सब हो गया, उससे आगे भी कुछ होता है। जैसे गैलीलियो ने कहा कि परिक्रमा कौन लगाता, सूर्य या पृथ्वी। उसके बाद के भी न्यूटन से लेकर के सभी के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तरह के बात करने वाले लोग आए। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमको सबको मालूम है, क्रिया की बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई उसको स्थायी मान ले, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ भी अब प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया है। वो भी पर्याप्त नहीं है, उससे आगे भी कुछ हो रहा है। ब्लैक होल में क्या होता होगा, दुनिया अभी कहां तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। जो आज हो रहा है वो कल कुछ होगा, कल होगा, परसों कुछ होगा। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी जीवंत है कि हमने अपने यहां तो छोड़ो, अपने देवी देवताओं का भी हमने केवल जयंती मनाने का निर्णय किया है। शरीर का निर्माण तो सबका होता, शरीर सबके छूटते हैं, हम केवल जन्म जयंती मना करके आनंद मनाते। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी जन्माष्टमी मना के आनंद लेते हैं। हमारे जीवन में अपने घर के अंदर तो जो शरीर छोड़ दे उसका चित्र भी उस अवस्था का रखना निषिद्ध माना गया है, भले वो कितना आत्मी क्यों ना हो। शरीर गया तो हम उसका विसर्जन अपनी तैरवी करके खत्म कर लेते। ये हमारी शरीर की विशेषता है। यद्यपि हम सब जानते हैं हमारा आत्मीय और किस प्रकार का लगाव हो सकता है। काल के प्रवाह में जो हम कहते हैं वो हमारी शिक्षा में भी आना चाहिए और यह निरंतर खोज का विषय होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खगोल की दृष्टि से, उज्जैन साइंस की दृष्टि से हजारों हजार साल से इसकी महत्ता है। लेकिन काल की नगरी हमारे यहाँ चूंकि धार्मिक भाव ज्यादा हो जाता, वो पुट ज्यादा हो जाता, तो काल की नगरी महाकाल की नगरी और महाकाल की नगरी तो महादेव की नगरी और महादेव की नगरी से वो एक धारा निकालना बाकी थी जो विज्ञान की तरफ ले जाती है। ये विज्ञान की शुरुआत हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह विज्ञान की नगरी के नाते से दुनिया में स्थापित होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि महाकाल के अनन्य भक्त है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, और इस अवसर पर मेरे मित्र संतोष जी यहाँ बैठे हैं, IITN यहाँ राजू दीक्षित जी बैठे हैं। हम सब लोगों ने प्रयास किया है। पीछे यहाँ साइंस पार्क भी बना था, यहाँ अपना ऑब्जर्वेटरी भी बनाई साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से। सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार को कई काम करना चाहिए, लेकिन सरकार आज की व्यवस्था जनता की, आम जनता की सुख सुविधाओं की व्यवस्था करे वो अपनी जगह है, वो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जिस संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं वो खोजपूर्ण संस्कृति है, और खोजपूर्ण संस्कृति होने के नाते से हजारों साल से हमारे यहाँ नित्य नूतन रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसलिए रिसर्च में भी, रिसर्च का एक तरह से वो कैसे संबंध जुड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा है, और ऋषि मुनियों की परंपरा में मुनि तो अपने आप में वो अपना पूरा जीवन एक तरह से ब्रह्मचर्य को धारण करके व्यक्तिगत साधना में लगाते हैं। लेकिन ये जो वैज्ञानिक परंपरा है ये हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक यानी ऋषि मतलब रिसर्च करते हुए दुनिया के अंदर जो सुव्यवस्था स्थापित हो जाए और उनके अंदर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, ये एक तरह से वैज्ञानिकता से जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसीलिए जब भी हमारी संस्कृति पे आक्रमण हुए, आज नहीं हजारों हजार साल से, तो वो आम जनता को कोई आक्रमणकारी मारने नहीं आए, वो मारने आए हमारे ऋषि मुनियों को। उन्होंने कहा अगर ये भारत को कब्जा करना, भारत का अगर खत्म करना, भारत की भारतीयता मिटाना है तो आधे काल से हमारे ऋषि मुनियों पे अटैक किया। वो आज के काल से और पुराने काल से हम देख सकते हैं, लेकिन बदलते दौर का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा अपना उज्जैन सहित पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की परचम नगर लहरा रहा है। तो ये इसी प्रकार के नवाचारों के लिए जाना जाएगा और काल के प्रवाह में दुनिया यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करेगी, हमारी अच्छाई दुनिया सीखेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलेंगे। आज ये इतना बड़ा काम हुआ, हमारी कैबिनेट तो बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि सुबह से शीघ्रम करना है तो देर क्या करना। हमने कहा कि आप अपना ये IIT का अपना एक
डीप टेक रिसर्च सेंटर उज्जैन में खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर खुलेगा, लेकिन खुलने के पहले वो 2-3 साल निर्माण में लगेंगे। 275 करोड़ की हमको मंजूरी देना है, 275 करोड़ की भारत सरकार ने दी, लेकिन उससे पहले अपने पैसे से ये 3 लेबोरेटरी की शुरुआत करा दी हमारे यहाँ से, ताकि जो काम करना वो दिखना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री का हमारा ध्येय होता है कि विचार अगर आया मन में तो फलीभूत भी होना चाहिए, सामने भी दिखना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धर्मेंद्र जी को एक बार फिर बधाई, और पूरी टीम को। आपने भी कम समय में और हमारी मध्य प्रदेश सरकार के इस इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस का भाग्य बदला है। आपने कहा कि हम अपने 50 विद्यार्थियों को IIT के माध्यम से आप उनका शिक्षा दीक्षा IIT इंदौर में करा रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं और आपसे आश्वासन भी चाहता हूं कि हमने संकल्प लिया है हमारे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी IIT की तर्ज पर उसी प्रकार के अपने कैंपस का रूप धारण करें। विद्यार्थी वो सब सीखे जो IIT के माध्यम से आप सबके बीच बांटते हैं। भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर इस पे चलेगी, इस पे काम करेगी। लेकिन यहाँ जो अभी आप काम कर रहे हो वो कोई कम नहीं है। लेजर विज्ञान, अनुप्रयोग, क्या उसका आनंद आ रहा है, खगोल विज्ञान, मेक स्पेस, कितने प्रकार की चीजें। अब ये कितनी सहज जानने वाली बात है। आप तो नदी जोड़ो अभियान पे भी काम कर रहे हैं, नर्मदा वैली के लिए भी काम कर रहा है IIT, और अब हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। ऐसे कई मामलों में आपकी अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। ये डीप टेक रिसर्च पार्क के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को बधाई। ये जो प्रयोग हो रहा है इसके माध्यम से भविष्य में एक नया दरवाजा साइंस के माध्यम से आधुनिक समय में खुला है। और मैं अपनी ओर से पुनः एक बार सबको बधाई देता हूं। खास करके इस सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, प्राध्यापकों को भी लाभ मिलेगा, और हम और आप जब बढ़ेंगे तो ये तो शुरुआत हुई, इसका अंत तो क्या होगा, कहां होगा, कोई नहीं जानता। निश्चित रूप से बहुत आगे तक जाएंगे, ये पूरा लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महोदय अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया की साथीगण, IIT तथा स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज की सभी फैकल्टी और विद्यार्थी भाई और बहनों, उज्जैन की सम्मानीय नागरिकगण, आज महाशिवरात्रि के अवसर पे आदरणीय मोहन जी की उपस्थिति में IIT इंदौर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक नया अध्याय उज्जैन तक पहुंचाया, मध्य प्रदेश तक पहुंचाया। और ये जो लैबोरेटरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे कहा गया कि 3 विषय में आज से उसकी कुछ ना कुछ शुरुआत हो रही है। एक बजट अनाउंसमेंट कुछ साल पहले हुई थी, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर ह्यूमैनिटीज IIT इंदौर को मैंडेट दिया गया था करने के लिए। IIT इंदौर ने उसमें डिजिटल ह्यूमैनिटीज के बारे में एक विषय जोड़ा और उसको उज्जैन में स्थापित करने का फैसला किया है। मैं मानता हूं ये एक सही फैसला है। उसके अलावा आज एक सेंटर फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफ इनोवेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये CELIT करके जो संस्था की जो लैबोरेटरी की लोकार्पित किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा 21वीं सदी की विद्यार्थियों के अंदर एक नवाचार की विषय को आगे लेने के लिए। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाले दिनों में इस परिसर में होने वाला है, जिसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मनोगत में प्रकाश कर रहे थे। उज्जैन की विशेषता, शिव भगवान की विशेषता, और जो हम सभी की जिंदगी में समय के अपने आप एक वैज्ञानिक महत्व है। चलता है तो समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसको काल गणना को ही हम मानते हैं। काल की अपना ही गलती है। ये सारे का कहीं ना कहीं तो एक वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढोगे तो उसकी एक उत्पत्ति स्थल है। हम ये सब मानते हैं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो अध्ययन करने वाले लोग हैं,
भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विद्यार्थी, ये सब मानते हैं ब्रह्मांड की काल गणना की एपी सेंटर, उत्पत्ति स्थल हमारे पवित्र स्थल उज्जैन है, ज्ञान की नगरी। अनेक भारतीय संस्कृति में अगर विभिन्न कालखंड में हम उसको देखते हैं, ये कोई एक आधा महापुरुष नहीं जन्मे हुए हैं, अनेक महापुरुषों की ये नगरी है उज्जैन। और उसकी एक आधुनिक खगोल शास्त्र की एक आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आईआईटी समूह की ओर से आईआईटी इंदौर उसकी लीड ले रही है और उज्जैन में ही उसको लैबोरेटरी किया जाए। ये एक 21st सेंचुरी की भारत की एक देन होगा, विज्ञान को अपने मूल जड़ तक ले जाने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा पहल आज महाशिवरात्रि की 2024 मार्च 8 के दिन में आज और दूसरा महत्वपूर्ण दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में महिला नेतृत्व आधारित विकास की, वुमेन लेड डेवलपमेंट की कल्पना कर रहे हैं, ये दोहरी महोत्सव के अवसर पे, महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पे शिव और शक्ति, इस बार चंद्रायन में जो साउथ पोल में जहां हमारी चंद्रायन की अवतरण हुआ, उसकी नाम ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रखा है शिव शक्ति केंद्र। ऐसे ही शिव शक्ति की स्वाभाविक केंद्र में आज हम एकत्रित हुए हैं। मैं इस तीनों केंद्रों की विकास के लिए उसकी समय अवधि, कुछ काम अभी शुरू हो जाएगा, कुछ काम मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार मिलके जल्द ही उसको, हमारी जो दायित्व हमारे हिस्से में है, हमारे आदरणीय संजय मूर्ति जी मेरे साथ हैं, वो मेरे को आश्वस्त किए हैं, उसकी जो प्रोसेस की जो आवश्यकता है उस चारे को शीघ्र करके हेफा की लोन के माध्यम से संसाधन की उपलब्धि करवा दिया जाएगा इंदौर आईआईटी को, और इंदौर आईआईटी उसको मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलके इसको उज्जैन में, और आने वाले बहुत समय इन दिनों में तो सुहास जी और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को निवेदन करूंगा, ये काम अभी पहले भारत में कोई प्रकल्प करो तो उसकी आयु कम से कम 50-60 साल के बाद होने का था। जब देश आजाद हुआ, अभी भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ 50 दशक 60 दशक के प्रकल्प को समीक्षा करते हैं, उसको लोकार्पण करते हैं। लेकिन अभी हमारी नई संसद भवन और हमारे जिस महाकाल परिसर बना है, मैं उज्जैन कई युवा अवस्था से जाते रहा हूं, लेकिन जिस तेजी से महाकाल परिसर बना, हमारी संसद की नई भवन बनी, इससे भी सुपरसोनिक गति से, उससे ज्यादा गति से ये केंद्र वहां आप स्थापित करोगे, हम इंतजार नहीं कर सकते। ये हमारी सुझाव है, ये सारे संबंधित लोग उसको काम पे जुड़ जाएंगे। मैं आज के अवसर पे 2-3 विषय सुहास जी आपको विशेष करके अनुरोध करता हूं, जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी मध्य प्रदेश की हैं, और विशेष करके जेके श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जेके श्रीवास्तव प्रिंसिपल। अभी आपने कहा कि आपने शिक्षकों के बारे में आईआईटी दायित्व लेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में मध्य प्रदेश की आईआईटी पैटर्न लाने के लिए आपसे अपेक्षा रखा। ये बात सही है। एनईपी ने ही विषय कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट बनाना। मैं बिल्कुल अच्छा रहेगा, मैं कभी अवसर मिलने से तुरंत आऊंगा भी। मध्य प्रदेश में स्थित भारत सरकार की उच्च शिक्षण संस्थान और मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थान, ये दोनों एक ही है। संजो देखिए, माननीय मोहन जी पिछले कार्यकाल में शिक्षा मंत्री भी रहे, अभी भी शिक्षा विभाग के दायित्व में एक प्रकार से है ही। उनकी एक अपनी सोच दृष्टि मैं बचपन से जानता हूं है। स्टूडेंट्स मूवमेंट से आए हैं, शिक्षा परिवार से ऊपर सामाजिक जीवन शुरू किए हैं। हमें 21वीं सदी में मध्य प्रदेश को दुनिया के अंदर एक नॉलेज हब बनानी है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर ही उसकी, भोपाल उज्जैन इंदौर कॉरिडोर ही उसकी लीड लेगा। हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में है, हमारी मध्य प्रदेश शासन के अनेक इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश की जबलपुर में कुछ है, कुछ ग्वालियर में है। ये होने के बावजूद मैं कहूंगा कि इंदौर उज्जैन
सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज कॉरिडोर है। इसी की गुणवत्ता के आधार पर हुई हमारे देश की एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र है और एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है इंदौर। इन दोनों की कॉरिडोर में मिला के एक नया इंडिया मॉडल, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित मॉडल बनानी है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक रोड मैप आने वाले 3 महीने में सुहाजी आईआईटी इंदौर की नेतृत्व में बननी चाहिए। आईआईटी इंदौर उसकी लीड ले, मध्य प्रदेश के लिए लीड ले, देश के लिए लीड ले, जिसमें और मैं आपको कहूं कि मैंने कभी आपकी जब 2 साल पहले की मेरे दौरे के बारे में उल्लेख किया। मैं जो 2 साल पहले मोहन जी कुछ समय में इंदौर आईआईटी में बिताया था, मैं इंदौर की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो मुख्य है, जो कुछ समय अस्थायी डायरेक्टर रहे आईआईटी इंदौर की, वो मेरे को बता रहे थे, वो मूलतः मध्य प्रदेश की ही है, वो मेरे को बता रहे थे पिछले 2-3 सदियों के पहले आज की जो मध्य भारत इलाका है, मध्य भारत इलाका के जितने जलाशय बना है, बावड़ी बनी है, तालाब बने हैं, इसकी जो कैपेसिटी है और पिछले 100 सालों की यानी 3-4 दशकों की भारत की उस भौगोलिक इलाका में जितना रेनफॉल है, जितना नैसर्गिक प्राकृतिक रेनफॉल है और वहां की इलाका की नदी के अलावा पानी को रखने के लिए जो व्यवस्था 300-400 साल पहले बनाई गई है, वो आज भी एग्जैक्टली जैसे डोंगला में एग्जैक्टली कोई भी जाके काल गणना की केंद्र स्तर तक पहुंचता है, ऐसे ही 300-400 साल पहले मध्य प्रदेश की इस मध्य भारत की इस व्यवस्था इलाका ने यहां की एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करते हुए साल भर की पानी रखने की व्यवस्था किया था, उतने साइज की तालाब बने। ये मैं सुहाज इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, इट इम्प्लाइज, ये प्रमाणित करता है कि मध्य भारत की इस इलाका में इनोवेशन समाज में बसा है, यहां की डीएनए में है, अंडरस्टैंडिंग डीएनए में है। इसलिए इसकी लीवरेज लेना, भारतीय ज्ञान परंपरा, इनोवेशन, नवाचार और इसको भविष्य के लिए कैसे यूज करना, ये एक महत्वपूर्ण काम आपको करना है। मैं आपको आदर के साथ एक अनुरोध करूंगा। देखिए, हम लोगों की एक धारणा है, हम नवाचार को, इनोवेशन को, डिजिटाइजेशन को, नई दुनिया को जोड़ने के लिए हमें एक सीढ़ी चाहिए। हमारे मन में एक भ्रम है, उस सीढ़ी की नाम है इंग्लिश। मैं सुहाजी आपको एक जेपी नायड सेंटर में एक अध्ययन, एक वर्कशॉप करिए, वर्कशॉप इसी के ऊपर करिए। आपने कहा कि जेपी नायड, जयप्रकाश नायड सेंटर ऑफ डिजिटल ह्यूमैनिटीज की सेंटर आप बनाओगे, उसमें पहला टॉपिक की चर्चा करो कि इनोवेशन के लिए गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छ्वल जलत तरंगा, तब शुभ नामे के तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Oh,